सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। स्टूडेंट, तो बात कर ली जाए जो आपके बीपीएससी 134 यानी कि पॉलिटिकल साइंस का ये जो सेकंड ईयर का जो कोड है, आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 22 क्वेश्चंस को हम कवर करते हुए लेके आए हैं आप लोगों के लिए कि जो एग्जाम में वैल्यूएबल आपके जो क्वेश्चंस हैं। मैंने आपको जैसे पहले बता दिया था कि एग्जाम के लिए आपके 22 क्वेश्चंस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में आपको वीडियोस अपलोड होंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपके कुछ पहले के क्वेश्चंस हैं जिसमें हम आप देखेंगे कि आपके दो पार्ट्स में इनको डिवाइड करके चलेंगे, जो कि आपके फर्स्ट पार्ट में मिनिमम 11 क्वेश्चन को कवर करते हुए डिफाइन करेंगे कि पर्टिकुलर कौन से क्वेश्चन में क्या क्या बातें पूछ रहा है और क्या क्या बातें आपको बताना है। तो आइए फ्रेंड्स, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात कर लीजिए फर्स्ट क्वेश्चन की। अंतरराष्ट्रीय संबंधों का अर्थ स्पष्ट कीजिए तथा इसके परिवर्तन स्वरूप और विषय क्षेत्र पर चर्चा कीजिए। इट मीन्स कि आपके ये जो क्वेश्चन है, इसमें हम ये बताएंगे कि अंतरराष्ट्रीय संबंध का अर्थ क्या होता है, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप क्या होता है। इट मीन्स, तो ये आपको बताना है कि आपके अंतरराष्ट्रीय संबंध से आप क्या समझते हैं और इसके परिवर्तन स्वरूप, यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध में धीरे धीरे किस प्रकार से टाइम टू टाइम चेंजेस आते जा रहे हैं। पहले अंतरराष्ट्रीय संबंध को किस रूप में बनाया जाता था, लेकिन अब अंतरराष्ट्रीय स्तर का रूप किस तरीके से बदल गया है और इसके विषय क्षेत्र। इट मीन्स कि अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है उसका जो बोल सकते हो कि स्ट्रक्चर है, इसका फैलाव है, वो किस रूप में आगे बढ़ता आ रहा है, तो उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो जिसके अंतर्गत हम देख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध वह होता है जब एक देश से हम दूसरे देश से जुड़ते हैं, चाहे किसी भी विषय में, चाहे वो आपके पर्यटक के रूप में हो, चाहे आपके पर्यावरण के रूप में हो, चाहे आपकी अर्थव्यवस्था के रूप में हो, चाहे सुरक्षा के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, वो आपके स्वरूप आ जाते हैं और विषय क्षेत्र। इट मीन्स कि आपका देखा जाता है अंतरराष्ट्रीय संबंध जो है आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, दो देशों के बीच मित्रता स्थापित करने के लिए भी आपको अंतरराष्ट्रीय संबंध किया जाता है। अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन आपका पुनर्जागरण से आपका क्या अभिप्राय है, स्पष्ट कीजिए। इट मीन्स कि फ्रेंड्स, आपका देखा जाता है पुनर्जागरण यानी कि दोबारा से जाग जाना। अब ये घटना तब घटित होती जैसे कि आपको पता है कि शीत युद्ध का आरंभ जो हुआ था, दो देशों के गुटों के रूप में हुआ, जो कि एक तरफ साम्यवाद था, आपका दूसरी तरफ पूंजीवाद था। तो उस व्यवस्था में कहीं ना कहीं पुनर्जागरण की स्थिति धीरे धीरे शुरू होने लगी, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि आपका सोवियत संघ के विघटन के कारण आपका जो है पूर्ण रूप से उसका आधिपत्य, यानी कि पूरे विश्व पर आधिपत्य अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाता है, तो आपका पूंजीवाद है। पूंजीवाद के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि अमेरिका का वर्चस्व पूरे देश पर स्थापित हो जाता है। तो कहीं ना कहीं वहां पे एक पुनर्जागरण की स्थिति और वैश्वीकरण का दौर आ जाता है, यानी कि 1992 के आसपास आपका वैश्वीकरण का दौर आ जाता है, पूंजीवाद की स्थिति का स्थापना हो जाता है। अब उसके अंतर्गत पूंजीवाद व्यवस्था आगे बढ़ने लगती है, अर्थव्यवस्था में तेजी आ जाती है। तो ये आपके पुनर्जागरण थे, जिसके अंतर्गत हमने ये देखा कि एक देश पूर्ण रूप से अपनी व्यवस्था को किस तरीके से पहले से ज्यादा अग्रसर कर रहा है या फिर बढ़ा रहा है, वो आपका है पुनर्जागरण, यानी कि दोबारा से जाग जाना। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, आपका थर्ड क्वेश्चन है नव यथार्थवाद के मुख्य तर्क और मान्यताओं का वर्णन कीजिए। जिसके अंतर्गत हम ये देखेंगे कि नव यथार्थवाद एक ऐसी घटना होती है जब आपकी यथार्थवाद की सोच नव यथार्थवाद में बदल जाती है। जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि अर्थव्यवस्था, राजनीति और आपकी नीति व्यवस्था जुड़ जाती है, जिसके अंतर्गत एक देश का विकास या बोल सकते हैं कि एक पूर्ण रूप से विश्व का विकास हो जाता है। जिसके अंतर्गत हम बोल सकते हैं कि नव यथार्थवाद का आपका देखा जाता है, यथार्थवाद को जो देखा जाता है कार्ल मार्क्स के द्वारा अपनाया गया था। उसके अंतर्गत नव यथार्थवाद का जॉन लॉक के द्वारा भी नव यथार्थवाद को आगे बढ़ाया गया था। उस स्थिति में आप इसे क्वेश्चन नंबर थर्ड में करेंगे। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों का वर्णन करते हुए राष्ट्रीय शक्ति शब्द को परिभाषित कीजिए। यानी कि इट मीन्स आपको यह बताना है कि राष्ट्रीय शक्ति होता क्या है। कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि आप जैसे कि कोई देश जब लोकतांत्रिक हो, धर्मनिरपेक्ष हो, तो वो एक राष्ट्र के रूप में बदल जाता है। और राष्ट्र शक्ति जैसे कि आपका देखा जाता है कि पूर्ण रूप से वहां पे उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो, पर्यटक स्थल बेहतर हो, परिवहन क्षेत्र बेहतर हो, शिक्षा क्षेत्र बेहतर हो, आपका बोल सकते हो कि चिकित्सा क्षेत्र भी बेहतर हो। इस स्थिति में औद्योगिक क्षेत्र भी वहां पे अत्यधिक रूप में हो। तो ये आपके राष्ट्रीय शक्ति के तत्व है, यानी कि एक राष्ट्र को शक्तिशाली बनने के ये कारण है। अब अमेरिका है, एक राष्ट्र है,
जिसके अंतर्गत अमेरिका में आपका जो शक्ति होने यानी कि पावरफुल होने का क्या कारण है, यही तो सारे कारण है। तो ये सारे क्वेश्चन आप फोर्थ क्वेश्चन में आंसर में कवर करेंगे। अब बात कर लेते हैं हमारा फिफ्थ निर्भरता। निर्भरता सिद्धांत के विभिन्न संस्करणों का वर्णन करें। निर्भरता सिद्धांत इट मींस आपका ये देखा जाता है कि डिपेंडेंसी थ्योरी के रूप में देखा जाता है कि जब कोई देश या फिर जब कोई राष्ट्र दूसरे पर निर्भर हो, चाहे आप किसी भी व्यवस्था में, और वो पूर्ण रूप से लंबे समय तक निर्भर हो, वो आपका निर्भरता सिद्धांत के रूप में आ जाता है। संस्करण यानी कि निर्भर होने के कारण क्या है। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा देखा जाए, हमारा भारत है, पूर्ण रूप से ये देखा जाता है कि दूसरे देशों पर वो अर्थव्यवस्था के रूप में ना होकर ज्यादातर हथियारों के रूप में, जैसे रूस से देख लिया जाए तो भारत रूस से अत्यधिक रूप में आपके हथियारों का, या फिर बोल सकते हो कि मतलब जो भी इक्विपमेंट्स है, चाहे आपके राइफल हो गए, चाहे आपके बोल सकते हो कि तोप है, या फिर कोई भी मिसाइल है उस तरीके से, या फिर बोल सकते हो कि राफेल जेट जैसे तरीके से आपके रूस से कहीं ना कहीं वो खरीदता है, तो वो पूर्ण रूप से उस पर निर्भर है। संस्करण यानी कि निर्भर होने के जो कारण है यानी कि पॉइंट्स है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन में। अब बात कर लेते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की, अंतरराष्ट्रीय संबंधों से व्यवस्था उपागम का वर्णन कीजिए। यानी कि अंतरराष्ट्रीय संबंध व्यवस्था उपागम कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि जब अंतरराष्ट्रीय यानी कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप बनाया जाता है तो उसके सिस्टम अप्रोच क्या है, यानी कि अप्रोचेस क्या है। जैसे कि अंतरराष्ट्रीय संबंध जो दो देशों के बीच बनाया जाता है, तो वो दो देश पहले से किस तरीके से अब अपने आप में एकजुट हो चुके हैं पहले बनाने का। जैसे कि हम किसी से फ्रेंडशिप करते हैं, लाइक दैट किसी से फ्रेंडशिप करते हैं, तो पहले हमारा फ्रेंडशिप थोड़ा गहरा नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे वो गहरा होता जाता है। तो यही बताना है कि अंतरराष्ट्रीय संबंध में जो व्यवस्था उपागम है, यानी कि एक बोल सकते हो कि हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप बनाने का एक कारण है, उस स्थिति में हम ये देखते हैं कि दूसरे देशों के साथ जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं, वो हमारा एक व्यवस्था के अनुसार होता है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 6 क्वेश्चन। तो बात कर लीजिए आप 7 क्वेश्चन का। 7 क्वेश्चन है आपका, मार्टिन कप्लान के अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांत पर मूल्यांकन कीजिए। यानी कि मार्टिन कप्लान ने अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांत का जो है उनका मूल्यांकन करना है। तो इन्होंने मार्टिन कप्लान के द्वारा, इस क्वेश्चन में आप ये देखेंगे इसका आंसर कि मार्टिन कप्लान में ने इन्होंने राजनीतिक अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था पर अपने कुछ उपागम या फिर अपने जो सिद्धांत थे उन्होंने दिए थे, जिसका अंतर्गत शक्ति का उपागम, आपका दृढ़ शक्ति का उपागम, आपका श्रृंखलात्मक शक्ति का उपागम, इस तरीके से इनके उपागमों का चर्चा करना है, जिसके अंतर्गत हम अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में किस प्रकार से हमारे शक्तियों पर या फिर हमारे अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूती मिलने का क्या तत्व है, या अंतरराष्ट्रीय राजनीति हम क्यों करते हैं, या फिर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में किस प्रकार से योगदान होता है, वो आप 7 क्वेश्चन में देखेंगे। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, रचनावाद के प्रमुख मान्यताओं पर चर्चा कीजिए। यानी कि रचनावाद का प्रमुख मान्यता, यानी कि रचनावाद जैसे कि आप बोल सकते हैं राजनीतिक रचनावाद, सामाजिक रचनावाद, इस तरीके से जितने भी भू राजनीतिक रचनावाद, इस तरीके के रचनावाद के आप डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप इस क्वेश्चन में कवर करेंगे कि रचनावाद होता क्या है। इट मींस कि जब हम किसी चीज की रचना करते हैं, उसमें जब हम उसे क्रिएट करते हैं, उसे बनाते हैं, जैसे कि संविधान की भी रचना की गई थी, तो वो भी एक रचनावाद के रूप में ही इसका प्रमुख मान्यता के रूप में देखा जाता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, अंतरराष्ट्रीय शीत युद्ध के अंतरराष्ट्रीय संबंधों के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा कीजिए। यानी कि उत्तर शीत युद्ध, यानी कि शीत युद्ध के दौरान, यानी कि शीत युद्ध के बाद जो घटना घटित हुआ, जिसमें हमने ये देखा कि आपका साम्यवाद का अंत होता है, पूंजीवाद का अस्तित्व बरकरार हो जाता है, वैश्वीकरण का दौर आ जाता है, सतत विकास की स्थिति हो जाती है, जिसके अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में एक नई पहचान की या फिर एक नई उमंग या फिर नई अभिलाषा का रूप में आपका अमेरिका का वर्चस्व देखने को मिलता है। अमेरिका यहाँ पे अब शक्तिशाली रूप में आ जाता है, अमेरिका का ही दबदबा पूरे विश्व में कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, जिसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि सारा देश पूंजीवाद, यानी कि विश्व का सारा देश पूंजीवाद की तरफ आकर्षित होने लगता है, उसी की तरफ मतलब उसका मुख फेर लेता है, जिसके अंतर्गत आपका देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों की व्याख्या करें। यानी कि जो दूसरी विश्व युद्ध यानी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके क्या क्या कारण थे, वो उसके बारे में हम यहाँ पे पर्टिकुलर देखेंगे। तो इसके आप बोल सकते हैं वर्सेल्स की संधि थी, जो आपका नाजीवाद का उदय था, आपका फासिस्टवाद का उदय था, या फिर बोल सकते हैं कि जर्मनी का जिस प्रकार से बोल सकते हैं कि वर्सेल्स की संधि में जिस प्रकार से अत्याचार, जापान पर जिस प्रकार से अत्याचार हुआ था, उस तरीके से आपके उन कारणों के बारे में हम द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में बताएंगे
या फिर बोल सकते हो कि एक हथियारों की होड़ भी लगी थी। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था कि सभी देश अपने हथियारों को होड़ लगा रखा था कि हम अपने आप को शक्तिशाली करने के लिए हथियारों को अत्यधिक से अधिक उसका प्रयोग करेंगे, या फिर अधिक से अधिक उसको मतलब कहेंगे कि मतलब हथियारों पर ज्यादा ध्यान देंगे, उस पर ज्यादा खर्चा करेंगे। तो ये सारे आपके कारण को हम इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में डिफाइन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं, तो वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं तथा इसके आयामों की व्याख्या करिए। यानी कि वैश्वीकरण क्या होता है? वैश्वीकरण यानी कि पूर्ण रूप से जब एक देश पूरे विश्व के सारे देशों से जुड़ना है, या फिर मतलब अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने लगता है, जिसके अंतर्गत हम इसका जो सेकंड नाम देख सकते हैं भूमंडलीकरण के भी नाम से ये जाना जाता है, जिसके तहत हम ये देखते हैं कि यहाँ पे देश एक साथ दूसरे देशों के साथ जुड़कर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का कारण बनते हैं। यहाँ पे आपका बोल सकते हो कि राजनीतिक वैश्वीकरण होता है और भूमंडलीकरण वैश्वीकरण होता है, आपका भू राजनीतिक वैश्वीकरण होता है, और आपकी बोल सकते हो सामाजिक वैश्वीकरण होता है, और आपके वस्तुओं की वैश्वीकरण यानी कि औद्योगिक वैश्वीकरण होता है। ये सारी वैश्वीकरण के बारे में आप चर्चा करेंगे कि कितने प्रकार के वैश्वीकरण होते हैं और इसके आयाम जो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया वो इसके आयाम है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों को फर्स्ट से लेके 11 क्वेश्चन, जो कि हमने बोला था 20 क्वेश्चन में 11 क्वेश्चन हम अपने फर्स्ट पार्ट में कलर क्लियर करेंगे। अब जिसके अंतर्गत जो सेकंड पार्ट का वीडियो बनेगा उसमें हम 12 से लेके 22 क्वेश्चन तक कवर करेंगे। तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, इस क्वेश्चन में किस तरीके से आंसर क्या पूछ रखा है वो भी समझ में आ गए होंगे, आंसर कैसे डिफाइन करना है वो भी समझ में आ गया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को अगर समझ में ना आया हो कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर कि हाँ इसमें आंसर कैसे लिख सकते हैं, तो वो कमेंट सेक्शन में हमें मेंशन कर सकते हैं। हम उनका कमेंट को विजिट करते हुए आपके लिए एक नई वीडियो उसी पर्टिकुलर एक क्वेश्चन को डिफाइन करते हुए एक नई वीडियो को क्रिएट करके हम उसे अपलोड कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले क्वेश्चन को कवर करते हुए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।